इमोशन, रोएंगे और उसके बाद धमकी भी आपको देंगे। तो थ्रेटनिंग टोन भी होगा, इंटिमिडेटरी टोन भी होगा और एक हिस्सा होगा कि बहुत रोने धोने वाला भी होगा। तो यही उन्होंने किया। हम लोग जब गए थे तो उसमें अचानक बातचीत के दौर में उन्होंने एक बात कही कि भाई बिहार में जो चुनाव के फैसले होते हैं वो बड़े कम मार्जिन से होते हैं और 20% लोग स्थायी तौर पर बिहार से बाहर रहते हैं। तो हम लोग इस इशारा को समझे कि 8 करोड़ बिहार में वोटर हैं, आप कह रहे हैं कि 20% बाहर रहते हैं और आपका मानना है कि 20% जो बाहर रहते हैं वो बाहर ही रहे, वो वोटर लिस्ट से भी बाहर रहे और वोट करना है तो जहां रहते हैं वहां करें। तो इसका मतलब हो गया 1.6 करोड़। और बाकी आप देख रहे हैं कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। इसमें तो गजब स्थिति है बिहार में। बहुत सारे 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया, जिंदा लोग हैं। आरा में हमने देखा एक केस, एक महिला स्कूल टीचर 74 ईयर ओल्ड आदिवासी क्रिश्चियन स्कूल टीचर, उनको डेड डिक्लेयर किया गया, वो जिंदा है। तो उनके बीएलओ से किसी ने पूछा कि भाई इनको आपने कैसे कर दिया? तो बीएलओ ने पता नहीं कुछ ईमानदारी से उन्होंने कह दिया कि भाई हमने एज मिली तो नहीं लेकिन एज असेसमेंट करके वो लगा कि 74 है, ये तो मरने की उम्र है, इनको मार ही दिया जाए। तो 74 साल को उन्होंने मार दिया। तो लेकिन 74 साल वालों को सिर्फ नहीं मारा, बहुत सारे 25 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के बहुत लोगों को मार दिया गया है उनके रिकॉर्ड में। तो 2 करोड़, ये जो बात योगेंद्र जी ने कहा, हम सब लोगों ने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए कुछ नहीं तो 2 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और ये जो हल्ला शुरू हुआ बिहार में, आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन में मैं कहूँगा कि एक बड़ा मास मूवमेंट है। ये सिर्फ पार्टीज का मामला नहीं है, पार्टीज हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया इस समय देश में बहुत खराब स्थिति में है। बावजूद इसके जो अल्टरनेटिव मीडिया है, हमारे सारे यूट्यूब पर काम करने वाले लोग अकेले अजीत अंजुम घूम घूम करके कहाँ कहाँ गए और उन्होंने दिखाया। और यहाँ तक कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें कुछ हिंदी के अखबार, कुछ अंग्रेजी के अखबार में भी ये जमीनी रिपोर्ट आने लगी। तो इस सब कुछ के बाद आप कह सकते हैं कि हमारी एक तरीके से अगर इस आंदोलन की कोई सफलता अभी तक हमें मिली कि जो 2 करोड़ का खतरा था उसको फिलहाल 65 लाख में आकर के चुनाव आयोग को रुकना पड़ा। 65 लाख लोगों को उन्होंने बाहर किया है, जिनमें 22 लाख के बारे में उनका कहना है कि ये मरे हुए हैं। और हमारा जो असेसमेंट है कि कुछ नहीं तो इसमें 10% एरर है। कम से कम 2 लाख जिंदा को मार दिया गया। 35 लाख जिनके बारे में, 36 लाख जिनके बारे में कहा गया कि ट्रेसलेस है, जिनका कोई अता पता नहीं है या परमानेंटली बाहर रहते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें झोल है कि जो 36 लाख के आंकड़े हैं, हो सकता है इसमें 2-3 लाख लोग सच में बाहर चले गए हो, जहाँ भी गांव में घर था उसको बेच करके, जमीन बेच करके, मकान बेच करके कहीं शिफ्ट कर गए हो। लेकिन कम से कम 30-32 लाख हैं जो बिहार में ही हैं, बिहार के ही हैं, हमेशा बिहार लौट के जाते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो 65 लाख में आप कह सकते हैं कि 35 लाख, कम से कम 35 लाख जिनको गलत तरीके से, पूरी तरह से वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, जिनके नाम चढ़े। अब एक तर्क कुछ लोग दे रहे हैं कि भैया 8 करोड़ का वोटर लिस्ट है, तो उसमें अगर 65 लाख बाहर हुए हैं तो क्या है, 8% बाहर हुए हैं, बाकी 92% तो है वोटर लिस्ट में। तो हम 92 को देखो, 8 को भूल जाओ। तो ये जो 92 के वोटर लिस्ट की बात हो रही है, 92% नाम चढ़ा है, उस वोटर लिस्ट में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगर पहले की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो आपने एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट बनाया अभी, इसमें उससे भी ज्यादा गड़बड़ी है, उससे भी ज्यादा गड़बड़ी है, हर तरह की गड़बड़ी है। तो इसलिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई एक्यूरेट
कोई वोटर लिस्ट आपने बना के दिया है, कोई एक्यूरेसी बेहतर हुई है, पहले से एरर कम हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है या भरोसे के लायक नहीं है। अब इनका क्या होगा ये देखने वाली बात है, और इनके साथ क्या हो सकता है इसको समझने के लिए आप असम चले जाइए। असम में एनआरसी तो पिछले 5-6 साल से एनआरसी है, एनआरसी की कोशिश हो रही है, लेकिन 90s से, मेरे ख्याल से 95 के आसपास से एक कैटेगरी असम में खड़ा किया गया, डी वोटर। डी वोटर यानी डाउटफुल वोटर, और डाउटफुल वोटर को उनके वोटिंग राइट को सस्पेंड कर दिया गया। ये जो डाउटफुल वोटर है इनकी एक हिस्से को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, वो डिटेंशन कैंप में सड़ रहे हैं, और एक छोटा हिस्से को यहाँ तक कि डिपोर्ट कर दिया गया कि आप बांग्लादेश चले जाओ। ये अभी भी हो रहा है। एनआरसी असम में हुआ, बहुत कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक बार नहीं 2 राउंड में एनआरसी हुआ। पहले राउंड में करीब 40 लाख लोग बाहर थे, सेकंड राउंड हुआ तो उसके बाद करीब 19 लाख 20 लाख। लेकिन असम की गवर्नमेंट इस एनआरसी को भी नहीं मानती। उन्होंने कहा कि ये हमें पसंद नहीं है ये एनआरसी, और इसीलिए एनआरसी में जिनका नाम चढ़ गया वो अगर सोच ले कि भाई मैं तो कम से कम चलो हो गया, इत्मीनान हो गया, मुझे कोई नहीं परेशान करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एनआरसी में नाम है और गुड़गांव में आए हैं काम करने के लिए, और गुड़गांव में अभी हमने देखा किस तरीके से बंगला बोलने वाले मजदूर, चाहे पश्चिम बंगाल से आए हो चाहे असम से आए हो, और खासकर बंगला बोलने वाले मुस्लिम मजदूर, उन लोगों को इसी वेरिफिकेशन के नाम पर वहां से खदेड़ा गया। उनको डिटेंशन कैंप गुड़गांव में भी बना दिया गया। अब गुड़गांव में चले गए जाएंगे, हम गए थे गुड़गांव में, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए थे, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर, वो कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर उसका मतलब हो गया कि डिटेंशन कैंप, और उसमें 30 दिन तक एक सर्कुलर आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से, इसके बारे में कम चर्चा हो रही है कि इस वेरिफिकेशन में किसी के बारे में कोई डाउट हो, उनको 30 दिन आप डिटेंशन कैंप में रख सकते हैं, 30 दिन। और उसमें वो बेचारा सब कुछ दिखा रहा है कि मेरे पास तो ये आधार है, सब कुछ है। वो कहेगा कि नहीं, आपको क्या दिखाना है, आप अगर माइग्रेंट वर्कर हैं तो आप ये दिखाओ कि आपके एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट, अब कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, कूड़ा चुन रहा है, रैक पिकर है, वो कहाँ किस एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट देगा। आप मकान मालिक का सर्टिफिकेट दो, 2 लोकल रेफरेंस दो, तो जाहिर सी बात है कि गुड़गांव में जो असम से बंगाल से आए हुए बांग्ला भाषी मजदूर हैं वो कोई लोकल सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते। दूसरा क्या है कि आप जहाँ के हो, हम वहाँ पता लगाएंगे कि वहाँ के थाने से आपका वेरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आजकल हर जगह डबल इंजन की गवर्नमेंट है, असम में हिमंत बिश्व शर्मा है, तो कोई असम का मजदूर को गुड़गांव में अगर पकड़ लिया जाए और असम में किसी भी थाने में पूछा जाए कि बंदा आपका है कि नहीं है, वो बोलेगा कभी कि यहाँ के हैं? तो जो असम के मजदूर है वो असम में भी मारे जाएंगे, एनआरसी में नाम है, वो असम में भी मारे जाएंगे, और गुड़गांव में अगर काम करने आए हैं तो गुड़गांव में भी पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। तो बिहार में भी जो 3 लाख लोगों को डाउटफुल के तरीके से उस दिशा में फर्स्ट स्टेप, अब 3 लाख में लोग फिर से उनके बातचीत होगी, उससे क्या निकलेगा आप नहीं जानते। तो अभी जो हुआ है इस पूरे मामले में सिटीजनशिप टेस्ट हो रहा है, आप कहाँ रहते हैं इसकी एक गलत व्याख्या दे करके आपको परमानेंटली माइग्रेटेड, परमानेंटली शिफ्टेड कह करके बाहर किया जा रहा है, और बाकी हर संभव तरीके से जो जिंदा है उनको मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है। और बहुत सारे अगर कोई प्रिविलेज सेक्शन से आप हैं तो आप अगर 10 साल पहले मर गए हैं, आपका बेटा कह रहा है कि नहीं हमारे पिताजी मर गए हैं, तब भी पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में रह जाएगा।
अगर आपका सोशल पॉलिटिकल आइडेंटिटी सही हो तो आप रह जाएंगे, लेकिन गरीब हो तो बाहर चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल हो रहा है। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू को हम कहेंगे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और दूसरा है फर्जीवाड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड। और इसमें अब थोड़ा सा बस अगर अतीत में लौट के जाएं कि हिंदुस्तान में चुनाव की शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने से हुई थी। आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले, उस समय जो चुनाव होते थे 1930 के दशक में, 40 के दशक में, उस समय सबके पास वोटिंग राइट नहीं था। जमीन के मालिक के पास था, प्रॉपर्टी के पास था, जिनके पास डिग्री है स्कूल कॉलेज की उनके पास था, जो अनपढ़ है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उनके पास नहीं था, जो फुटपाथ में रहते हैं और जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है उनको वोटिंग राइट नहीं था। तो लिमिटेड वोटिंग राइट के आधार पर ही 1930s में 40s में चुनाव होते थे। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, सबको इक्वल वोटिंग राइट, इक्वल वोट, वन वोट वन वैल्यू, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट। वोट की इक्वालिटी, इलेक्टोरल इक्वालिटी। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर में भी हमें वार्निंग दिया कि ये जो इलेक्टोरल इक्वालिटी है अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी, उसमें इनइक्वालिटी ही इनइक्वालिटी होगी, गैर बराबरी का पूरा पहाड़ होगा, तो उस सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के पहाड़ के आगे ये एक वोट की जो इक्वालिटी है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा लंबे समय के बाद। तो ये चेतावनी है। लेकिन कम से कम वोटर लिस्ट में नाम तो होता था, अब उस जगह से भी वोटर लिस्ट से आपको बाहर करने का पूरा खतरा है। तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो आज़ादी के बाद हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला था, और जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन बना, उसमें जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, हमारे इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स में उनका भी नाम लिया जाना चाहिए कि उन्होंने ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को ज़मीन पर उतारने का काम किया और एक अच्छा मॉडल सिस्टम यहाँ बना था जिसमें एम्फेसिस इस पर होता था कि कोई ना छूटे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में उनको शामिल करो, इंक्लूसिव एक वोटर लिस्ट बने। और हमारे देश में मोटे तौर पर जो एडल्ट पॉपुलेशन है वोटिंग एज के, लगभग उनके 95-97% लोग वो वोटर लिस्ट में भी आ जाते हैं। और जहाँ ये इंक्लूसिव सिस्टम नहीं है और जहाँ लंबे समय तक लोगों को लड़ना पड़ा, अमेरिका को ले लीजिए जहाँ ब्लैक कम्युनिटी के पास वोटिंग राइट नहीं था 1960s तक, और वहाँ आज भी वोटर लिस्ट में 60-70% से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो 30% वहाँ बाहर ही रहते हैं। हमारे यहाँ 2-3% ही बाहर रहते थे, लेकिन अब अगर ये पैटर्न चल जाएगा तो बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे, कम से कम 8-10% बाहर चले जाएंगे। और तब एक ऐसा कैटेगरी बनेगा जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो क्या उनके पास दूसरा अधिकार होगा? राशन का होगा, पेंशन का होगा, उनके पास कोई ज़मीन का, एजुकेशन का, रिजर्वेशन का, हाउसिंग का, किसी तरह का कोई और राइट और बेनिफिट होगा? मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगा। तो वोटिंग राइट, वोटर लिस्ट से नाम बाहर करना एक शुरुआत है कि आपको धीरे धीरे आपके सारे अधिकार छीन करके, अगर बाहर कहीं आपको डिपोर्ट नहीं भी किया गया, हिंदुस्तान में अगर रहने भी दिया गया, तो आप एक परमानेंटली सेकेंड ग्रेड सिटीजन, इनसिक्योर, वल्नरेबल, आपको इस देश में रहना है तो एक तरीके से सरकार की मर्जी पर, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, मेजॉरिटी फोर्सेस हो, जहाँ जिस तरह की मेजॉरिटी हो, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, तो मेजॉरिटी को खुश करके, मेजॉरिटी की कृपा पर उनसे मोहलत लेकर के किसी तरह से देश में गुलाम की तरह रहना होगा। तो एक तरह का परमानेंट गुलामी, और इसे ही तो कहते हैं फांसीवाद, जो एक इंटरनल एनिमी बनाता है
और एक संपूर्ण एक तरह से राइटलेस एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की कैटेगरी तैयार करता है। तो बिहार के एसआईआर को सिर्फ बिहार के चुनाव हार जीत इस एंगल से मत देखिए, ये ज़रूर उसी एंगल से, शायद वो भी एक एंगल है कि ठीक जैसे डिमोनेटाइजेशन से फरवरी 2017 का यूपी का चुनाव जीता गया था, ठीक चुनाव से पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया था, और बिहार में भी ठीक चुनाव से पहले किया गया, पूरे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अभी तक हमने जो देखा कि अच्छी बात है, बिहार लड़ने वाले लोग हैं, और महाराष्ट्र में चुनाव की तो चोरी हो गई, हरियाणा में चुनाव की चोरी हो गई। चुनाव हो जाने के बाद चुनाव रिजल्ट देख करके तब लोग बोलने लगे कि भाई चोरी। कुछ लोग हालांकि पहले से बोल रहे थे, लेकिन वो आवाज़ बहुत मुखर नहीं थी। लेकिन बिहार में कम से कम इतनी बात हुई, बिहार में तो चोरी नहीं होने वाली थी, इनका तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, वो तो दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं। ये चोरी नहीं है, डकैती है, दिन दहाड़े कर रहे हैं। और अभी तक मैं नहीं कहूँगा कि जो नारा उठा है चुनाव चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, तो वोट चोरी को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन वोट चोरी को रोकना, वोट चोरों को सजा दिलाना, चोरों को गद्दी से उतारना, ये पूरा का पूरा काम तो बाकी रह गया। तो ये काम करना एक अलग तरह की चुनौती है, बिहार में इसकी कोशिश है, और आप लोगों से भी हम अपील करेंगे कि बिहार में ये जो कोशिश है, ये जो जद्दोजहद है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्योंकि संविधान, हम जो कहते थे कि संविधान खतरे में है, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा, इससे बड़ा जीता जागता क्या उदाहरण होगा। और ये बड़े अजीब विडंबना है कि आजकल मोदी सरकार 25 जून जो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, तो इमरजेंसी को याद करने के लिए इन्होंने 25 जून का नाम दिया है संविधान हत्या दिवस। तो मेरे मन में एक सवाल है कि अगर 25 जून 1975 को अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, संविधान हत्या दिवस, अटेम्प्ट नहीं, 300, वो एकदम बिल्कुल आप कह रहे हैं संविधान की हत्या कर दी गई। अगर 25 जून 1925 में संविधान की हत्या हो चुकी थी, तो दोबारा 1975 में, तो दोबारा तब संविधान जिंदा कैसे हुआ, ये रीबर्थ उसका कैसे हुआ, कब हुआ? और अगर ये नहीं हुआ, तब क्या ये संविधान हत्या दिवस का मतलब ये है कि बीजेपी की नज़र में, मोदी सरकार की नज़र में संविधान एक डेड डॉक्यूमेंट है, वो एक मरा हुआ डॉक्यूमेंट ही है, एक मरा हुआ दलील है। और इसीलिए ये अजीब इत्तेफाक है कि 25 जून 2025 जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना बड़ा एक हमला कर दिया गया बिहार में। वो कह रहा है कि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अगर हम सिर्फ इलेक्टोरल रोल के संदर्भ में बात करें तो एसआईआर का मेरे ख्याल से हमें कहना चाहिए कि एक सर्जिकल इन्वेसिव रिकॉन्स्ट्रक्शन, ये इलेक्टोरल रोल को एक सर्जिकल स्ट्राइक करके इन्वेसिव सर्जरी से आप रिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर पूरे रिपब्लिक के सेंस में हम बात करें तो एसआईआर का मतलब सबवर्जन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, पूरे भारत के रिपब्लिक को सबवर्ट करने की, सबके सामने दिन दहाड़े खुलेआम सबके आंखों के सामने ये काम हो रहा है। तो बहुत बड़ा खतरा है, एक बड़ी लड़ाई है, और शायद इसी लड़ाई से ही हमें लगता है कि अगर बिहार इसको रोक पाए, बिहार से अगर इस पूरे बीजेपी की कोशिश को बीजेपी लोग शिकस्त दे सके तो अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव का बॉयकॉट कर देना चाहिए, एसआईआर का बहिष्कार कर देना चाहिए, तो बहिष्कार का आप कॉल दे सकते हैं, चुनाव का, एसआईआर का, उससे कुछ मॉरल प्रेशर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि फांसीवाद के आगे आपके इस मॉरल प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। इनके पास कोई शर्म नहीं है कि आप इनको कोई शर्मिंदा कर देंगे तो मॉरल कुछ होगा। तो हमें तो लगता है कि बिहार लड़ रहा है, और यहाँ तक कि ये लड़ते हुए भी अगर कहीं चुनाव ये लोग चुरा ही लें
इवन इफ वी गो डाउन फाइटिंग, तो मुझे लगता है कि उससे पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी आंदोलन को, जमहूरियत के और संविधान की इस लड़ाई को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और इसीलिए बिहार की इस लड़ाई में हर संभव तरीके से हमें इसके साथ देना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग दोनों हर संभव तरीके से लड़ भी रहे हैं। SIR हुआ तो इन्होंने कहा कि BLA, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आजकल एक टर्म आया है BLA और BLO, बल्कि MLA से ज़्यादा अभी BLA की चर्चा हो रही है। अभी BLA क्या है, बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं कि भाई आप लोग इसीलिए चुनाव हारते हैं, आपके पास कोई BLA नहीं है, कम BLA है, आपके BLA बड़ा निष्क्रिय है, वो काम नहीं करते। बीजेपी के पास, RSS के पास पन्ना प्रमुख है, इतने BLA हैं, हजारों BLA हैं, और ये लोग जमीन पर काम करते हैं और इसीलिए लोग चुनाव जीत रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। आप अगर चुनाव आयोग का ये आंकड़ा देखेंगे कि बीजेपी के पास कागज पर 54,000 के आसपास BLA हैं, सबसे बड़ा बिगेस्ट कंटिजेंट ऑफ BLA बीजेपी के पास है, नो डाउट। हम लोगों ने BLA बनाने की कोशिश की। BLA पहले हम लोगों के बनते नहीं थे, क्योंकि BLA बनाने का अधिकार सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को है, और हमें रिकॉग्निशन पिछले चुनाव के बाद ही मिली। इससे पहले हम एक अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी थे, अभी हम एक स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, इसीलिए बिहार में हम BLA बना सकते हैं। तो अभी चुनाव आयोग के हिसाब से आप देखेंगे कि 1496 सिर्फ 1,500 BLA मारे गए हैं, जबकि हमने करीब 4,000 BLA का नाम दिया है, उसमें भी अभी काम चल रहा है, करीब पेंडिंग है। कुछ के बारे में कह रहे हैं कि अप्रूव्ड है, लेकिन अप्रूव्ड है अभी रिकॉर्डेड नहीं है। तो लेकिन हमारे 1,500 BLA नहीं, मैक्सिमम कंप्लेंट, एक कंप्लेंट भी रिकॉर्ड कराना बेहद कठिन काम है। इस तरह के इसके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं कि बड़े मुश्किल से हम लोग 118 कंप्लेंट रिकॉर्ड करा पाए, लेकिन वो हाईएस्ट है। RJD ने शायद 10 या 15 किया, और अल्टीमेटली जाकर के लास्ट डे में बीजेपी के नाम पर भी 10-15 कंप्लेंट दर्ज है। और जो नए वोटर की भर्ती हो रही है फॉर्म 6 के जरिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे कि वो आंकड़ा 16 लाख से ऊपर ऑलरेडी है 1 सितंबर तक। सितंबर महीने में जो भी काम चल रहा है ये पर्दे के पीछे। जुलाई में, अगस्त में डेली बुलेटिन आता था चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि जो पब्लिक एक तरीके से कैंपेन का पार्ट था, ये दिस इज ओवर, ये 1 सितंबर के बाद, बाकी अभी भी काम चल रहा है, ऑल थ्रू सितंबर चलेगा, लेकिन वो बस पर्दे के पीछे चल रहा है। इसलिए हमें जानकारी नहीं है कि कितने नए वोटर की भर्ती होगी। हो सकता है कि 65 लाख के नाम काटे गए और वैसे ही 50-60 लाख लोगों के नाम जोड़ भी दिए जाएंगे, और वो उसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा है। लेकिन इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें सिर्फ 45 फॉर्म है जो हमें BLA के माध्यम से मिले। इसका मतलब बीजेपी के 54,000 BLA, उनका जो आउटपुट है, उनका जो प्रोडक्शन है ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ओन फिगर्स, वो है 10 या 15 कंप्लेंट्स। और अगर सारे जो फॉर्म 6 जमा हुए हैं वो बीजेपी के ही मान ले, तब भी 46 या 45, 50-60। इसका मतलब वो बीजेपी के BLA वो कहने के लिए है, बस BLA कहा जा रहा है, वो सब कुछ किसी दूसरे तरीके से काम हो रहा है। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि चुनाव आयोग ने उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये साफ सुथरा चुनाव तो भूल जाइए, साफ सुथरा चुनाव तो बाद की बात है, पहले एक साफ सुथरी मतदाता सूची, एक इलेक्टोरल लिस्ट, ये बनाने की जिम्मेदारी, इसकी अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो BLA के आड़ में छुप रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये हल्ला किया गया, और कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी इम्प्लीट किया गया। हमारे ओर से भी हमारे साथी जवाब देंगे कि भाई आपके BLA क्या कर रहे हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें कुछ मतलब नहीं है, अगर आपके BLA सही बना रहा है तो सही बनेगा, आपके BLA गड़बड़ कर रहा है, नहीं कर रहे हैं तो जैसा होगा ऐसे ही होगा। तो चुनाव आयोग ने एक तरीके से अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसको मैं कहूँगा कि कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट नेगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और जो लोग बल्कि ये काम कर रहे हैं, अजीत अंजुम
SIR को एक्सपोज कर रहे थे, उनके ऊपर FIR हो गया। तो SIR के खिलाफ लड़ने वाले, बोलने वाले पत्रकार, उनसे चुनाव आयोग FIR करवा रहा है उनके खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में हम सब लोग इस पर एक नेशनल कैंपेन अगर बना दें, और चंडीगढ़ में जैसे कॉमरेड कह रहे थे कि हाँ बहुत सारे प्रवासी मजदूर पंजाब में भी और यहाँ भी बिहार के मजदूर साथी भी हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि उनका नाम चढ़ा होगा, नहीं चढ़ा है उसके लिए भी अभी भी कोशिश की जानी चाहिए, और ये आवाज़ पूरे बिहार तक जाए, बिहार की आवाज़ पूरे देश में जाए। वोट चोर, गद्दी चोर, वाकई हमें देश में कितना बड़ा का आंदोलन खड़ा करना होगा जिससे हम वोट चोरी को रोक सकें और चोरों को गद्दी से उतार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।